नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज का जो कहानी है ना, पुरानी है। 1975 की आसपास की ये घटना है। ये जो कहानी हमें शेयर किए हैं ना, उनका नाम है नवीन। लेकिन ये नवीन की अपनी कोई कहानी नहीं है ना, उनके साथ में कोई घटी घटना है। उनके एक रिश्तेदार के साथ में ये घटना घटी थी, जिनका नाम था धीरेंद्र। धीरेंद्र जो थे ना, उनके जो पापा थे वैदगिरी करते थे, पंडिताई करते थे, कथा भी बाजते थे। और उस क्षेत्र में अब जहाँ जहाँ उनके यजमानी था, वहाँ वहाँ धीरेंद्र को साथ में लेकर के एक पुरानी साइकिल थी और वहाँ पर जाया करते थे। जो लोग कथा कहवाते थे तो कथा भी बाज देते थे, तंत्र ज्ञान भी था उनको। और दूसरी चीज़ थी वैद भी थी, दवा भी बनाते थे और दवाई उनकी काम भी करती थी। तो घर में जो लोग थे ना, अब ये 3 लोग थे। धीरेंद्र जी के घर में मात्र 3 लोग थे। धीरेंद्र के पिता और धीरेंद्र की माँ। एक बहन थी उनकी बड़ी, जो अपने ससुराल में रहती थी। और धीरेंद्र और उनके पिताजी का अब यही एक पेशा था। इसी से उनका घर का खर्चा बर्चा सब कुछ जो भी होता था, इसी से निकलता था। एक बार अपने माँ को बता करके राशन वासन भर के निकल जाते, तब वो लोग हफ्ता दिन, कभी 10 दिन पर, मतलब जहाँ जहाँ उनकी यजमानी थी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह घूमते हुए अब वो हफ्ता दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में वो लौटते थे। और जब लौटते थे तो उनकी जो पोटली थी अनाजों से भरी होती थी। जो भी यजमान देते थे खुशी खुशी वो ले लेते थे। पैसा कम, अनाज और ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, कपड़े लत्ते और कुछ पैसे भी मिलते थे। तो आने के बाद में अब वो लोग कुछ दिन आराम करते, अब इसके बाद अब दूसरी तरफ निकल जाते। मतलब एक घूम फिर करके अपना काम करते थे। इसी से इनकी रोजी रोटी सब कुछ चलता था। धीरेंद्र थे ना, अब जवान हो चुके थे। शादी की टेंशन अब हो रही थी माता पिता को। मन ही मन लड़की भी देख लिए थे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ था। धीरेंद्र को अब उस टाइम पता भी नहीं था कि हमारे लिए लड़की देखी जा रही है, और कुछ बताया भी नहीं जाता था उस टाइम में। चुपचाप उनके माता पिता ने लड़की देख ली, पसंद भी कर ली, लेकिन अभी शादी करने का मूड में नहीं थे। पैसे की कमी थी, पहले अपना घर को सुधारना चाहते थे। घर जो था बरसात में टपकता था, तो पैसे की ज़रूरत थी, और तब जाके घर की मरम्मत करा सकते थे। और भी खर्चे थे, और शादी में भी पैसा लगना था। तो वो चाहते थे कि इन साल हम अच्छी तरह से कमा लें, अब इसके बाद जो पैसा वगैरह इकट्ठा करें, और फिर अगले साल धीरेंद्र की शादी कर लेंगे। उनकी पिता का मानना था। लेकिन इस बात को धीरेंद्र को हवा तक नहीं थी। अब जैसा उनका प्रोग्राम था, पुरानी साइकिल थी उनकी, जब वो लोग जाते थे तो हवा पानी पूरा चेक करते थे। कुछ मरम्मत कराना होता था तो भी करा लेते थे। और इसके बाद धीरेंद्र जी साइकिल चलाते थे और उनका पिता पीछे बैठ जाते थे। और धीरेंद्र जी खींच करके अपने पिता को ले जाते थे। पिता और थोड़ा चलने फिरने में परेशानी थी, दिक्कत थी, उम्र भी हो चुका था। तो साइकिल पहले तो अकेले ही जाया करते थे। ये जो काम करते थे ना, धीरेंद्र के पिता ही अकेले करते थे। लेकिन एक उम्र का पड़ाव आ जाता है ना, इसके बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है। और ऐसा ही धीरेंद्र के पिता के साथ में हुआ था। और तब से धीरेंद्र उनकी मदद करने लगे। लेकिन एक मजबूरी थी। धीरेंद्र जो थे ना, अपने पिता का काम करना नहीं चाहते थे। उनका सपना कुछ अलग था। वो चाहते थे कि हम ये जो लीक है ना, पिताजी का काम है ना, इससे मैं अलग, जिसमें मैं अपने घर में रहूं और ऐसा कुछ काम करूं कि शाम को अपना घर तक लौट आऊं और मैं अपने परिवार में रहूं। ये तो लंबा काम था। एक बार निकलते थे तो 10 दिन में, कभी हफ्ता दिन में, कभी 15 दिन में लौटना होता था। दूसरे के घर पर रुकना पड़ता था। अब हर तरह की परेशानियां अब उनके साथ में लगी रहती थी। तो धीरेंद्र जी देख रहे थे सपना कि मैं, अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं तो कपड़े का कारोबार करता, कपड़ा का बड़ा सा एक दुकान खोलता, आराम से अपना कपड़ा बेचता, सुबह जाता और शाम को अपना जो भी कमाई होती ले करके अपने घर पर अपनी माँ के पास आ जाता। यही सपना देखते थे पिता। अब कई बार उनसे पूछे भी थे, धीरेंद्र बताए भी थे कि पिताजी मुझे कपड़े का कारोबार करना।
अब उनके जो पिता थे कहते कि बेटा इसमें तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेन अब उसमें मेन चीज़ था पैसा, पैसा तो था नहीं। पिता मन ही मन अब उदास रहते थे, उनका सपना पूरा नहीं कर सकते थे। कहते थे कि ईश्वर पर भरोसा रख, जो तूने संकल्प लिया है ना, अपने मन में जो सपना देखा है, अगर ईश्वर चाहेगा तो ज़रूर पूरा करेगा। ना तो ये तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, जो भी हमारा काम है ना उससे पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। हम उस निरंतर पग पर आगे बढ़ते हुए चलते जाना है और फल तो ईश्वर ही देता है। धीरेन्द्र ये जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें थी ना उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन करे क्या। पिता अब एक तरह से बुढ़ापे की ओर जा रहे थे, अकेले साइकिल भी नहीं चला सकते थे, अगर उनको छोड़ देते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि नहीं। तब वो मन मार करके अपने पिता के साथ चलते थे और जब लौटते थे तो वही अन्न का पोटली बढ़ा हुआ था, पैसे मिलते थे, कपड़े लत्ते मिलते थे, कुछ बर्तन मिलते थे। अब उन्हीं से उनका अब एक तरह से काम जाम चल रहा था। धीरेन्द्र और उनके पिता अब एक लंबी दूरी पर जा रहे थे, अपने गांव से काफ़ी दूरी पर। अब बीच में जंगल था, जंगल का रास्ता पार करना था और इधर से वो लोग जा रहे थे, अभी घर से निकले ही थे। और घर से निकलने के बाद एक गांव में रुके थे, एक रात रुके थे और वहाँ पर अपने यजमान से मिल कर के अब कोई कथा जो कहलवाना चाहता था कथा भी बाँट दिए। इसके बाद कुछ बीमार लोग थे उनको दवाई के पुड़िया भी दे दिए। आयुर्वेदिक ज्ञान था, उनको अच्छी नॉलेज थी धीरेन्द्र के पिता का, और लोग बाग विश्वास भी करते थे, उनकी दवाई लगती भी थी। तो एक रात रुकने के बाद में फिर वो अगली गांव की तरफ बढ़ गए, लेकिन जो अगली गांव थी ना उसके बीच में जंगल था और निकले थे दोपहर के टाइम में। अब इसके बाद जब वो उस जंगल में निकलते हैं ना तो मौसम बिगड़ जाता है, मौसम बिगड़ जाता है और जंगल का रास्ता, दोनों तरफ से जंगल, अब बीच में छोटा सा पगडंडी जैसा अब वो गुजरता जा रहा है। जब जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तब मौसम एकदम तूफानी हो जाता है, घनघोर बारिश, बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। अब ये लोग भीगने लगे, कब तक भीगेंगे भाई, पेड़ के पास में खड़े होते हैं तो पेड़ कब तक आड़ ले लेता है, आखिर उसकी एक लिमिट भी है, जब पानी भर जाता है तो टपकता ही है। तो ले दे करके उनको कहीं ओट नहीं मिल रही थी कि अपने आप को सूखा रख सके, गीले होते जा रहे थे और ऐसा गीला होना सेहत के लिए ठीक नहीं था। उनके पिताजी कहते थे कि हमें देखना पड़ेगा आसपास में, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तो हूँ पुराना आदमी, मैं तो झेल भी लूँगा, लेकिन धीरेन्द्र तुम नए युग के हो और तुम ये बरसात को झेल नहीं पाओगे, तुम देखो आसपास में कोई ठिकाना देखो। धीरेन्द्र जी बरसात में देख रहे थे, लेकिन अब कोई ठिकाना मिल नहीं रहा था। बारिश लगातार चलती जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कब बारिश रुकेगी, कब क्या होगा। देखते देखते कभी छोटे पेड़ से हट करके मोटे पेड़ के पास जाते थे, वहाँ पर कुछ देर राहत मिलती थी और फिर वो पेड़ भी टपकने लगता था। भीगने लगे थे, सर्दी लगने का अब धीरेन्द्र जी को खतरा हो चुका था। अब धीरेन्द्र जी देख रहे हैं ना एक साइड में कि कुछ धुआं सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है जंगल के रास्ते में। अब उनको जंगल के बीचों बीच कहीं पर धुआं उठता दिखाई दिया और तब अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी देखो ना आगे में धुआं उठ रहा है। पिता कहते हैं कि अरे पागल हो गया है, जंगल में कोई घर बनाता है, कोई धुआं हुआ नहीं, तुझे लग रहा होगा लेकिन धुआं नहीं है। बारिश हो रही थी और तब धीरेन्द्र कहते हैं कि पिताजी लग रहा है कि शाम हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं और देखो अभी भी हम बारिश से सुरक्षित नहीं हैं। आप मुझे बोलो तो मैं जाकर देख के आता हूँ और आप यहीं पर रुको, साइकिल भी देखते रहना, अब मैं देख के आता हूँ कि कोई सुरक्षित ठिकाना है। ये धुआं तो निकल रहा है तो मतलब आग जल रही होगी, तभी तो धुआं निकल रहा है। पिता तो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन देख रहे थे कि धीरेन्द्र की भी हालत खराब थी और उनकी भी होती जा रही थी। बरसात कब तक झेलते, आखिरकार आज्ञा देते हैं तो जो धीरेन्द्र हैं अब उस तरफ जिधर से धुआं उठ रहा था उस साइड में जंगल में उतर जाते हैं। जंगल झाड़ी को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और तब देखते हैं कि अरे एक तो घर है, ये जंगल के अंदर में घर बना हुआ है और धुआं उसी के अंदर से उठ रहा है। मतलब जहाँ पर धुआं है, आग है, वहाँ तो इंसान होगा। और दूसरी चीज़ अब शाम ढल भी चुकी है
अब जंगल में यात्रा करना ठीक भी नहीं है, और दूसरा करेंगे भी कैसे, बारिश लगातार हो रही है। धीरेन्द्र अब उस घर के पास तो नहीं जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि हाँ, अब यह हमारा गुजारा हो सकता है, कोई भी होगा हमें आश्रय तो जरूर देगा। हम उनको समझाएंगे कि भाई हम राहगीर हैं, यात्री हैं, हम यहाँ पर गिर चुके हैं, रात भर हमें शरण दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे। पिताजी के पास लौट के आते हैं, सारी बात को बताते हैं। तो पिताजी जो थे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे बेटा, जंगल के अंदर में घर कौन हो सकता है। तब वीरेंद्र कहते हैं, पिताजी अब तो ये चल के पता लगेगा। आखिरकार अब धीरेन्द्र, उनके पिताजी और साइकिल धकेलते हुए, भीगते हुए एक तरह से कहा जाए तो उस जगह पर पहुंचते हैं। रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से अपने साइकिल को निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। और तब उनके जो पिता देखते हैं ना, वो कहते कि हाँ, तू तो सही बोल रहा था, ये तो घर है किसी का, चल बेटा देरी नहीं करते हैं, नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। देखने में कोई बड़ा विशाल घर नहीं लग रहा है, छोटा सा घर लग रहा है, जैसे एक कमरे का घर हो। दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब धीरेन्द्र दरवाज़ा को खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही अब धीरेन्द्र देखते हैं, उनके पिता देखते हैं कि एक बुजुर्ग और एक लड़की, जवान लड़की, दरवाज़ा खोल करके खड़े हैं। अब पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन है जी, यहाँ पर कैसे आ गए आप, कौन हैं आप लोग। तब धीरेन्द्र कहते हैं कि हम तो यात्री हैं, हम तो जा रहे थे फलाने गांव को, लेकिन रास्ते में बरसात हो गई और हम फंस गए, जा नहीं सके हम लोग। देखिए ना, अब बारिश से भीगे हुए हैं, तबीयत भी खराब होते जा रही है। हम चाह रहे हैं कि अब रात भी हो रही है तो आपके घर में आश्रय लिए जाए। वो लड़की और वो बुजुर्ग व्यक्ति आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और तब लड़की सवाल पूछती है, आप लोग किस काम के लिए निकले हैं, कौन सा काम करते हो आप लोग, कोई व्यापार करते हो। और तब धीरेन्द्र कहने लगे, नहीं, हम व्यापार नहीं करते हैं, हमारे पिता है ना डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के वैद्य जी हैं, लोगों को बीमारी सही करते हैं और कथा वार्ता भी करते हैं, और हम आप पिताजी को साइकिल पर लेके जाते हैं। जब ये बात धीरेन्द्र उस लड़की को बताते हैं तो जो बुजुर्ग बाप और बेटी थी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब लड़की दूर ले जाती है अपने पापा को, कान में कुछ बात करती है, और तब वो लौट के आते हैं। वो लोग अभी भी दरवाजे के बाहर हैं, अभी अंदर नहीं आए हैं। ना लड़की ने इजाज़त दिया है, ना बुजुर्ग ने इजाज़त दिया है। और तब बुजुर्ग कहता है कि आप लोग बताओ पहले कौन सा बीमारी का इलाज कर लेते हो, तब मैं आपको शरण दे सकता हूँ। आप पहले बताओ, हमारे पास भी एक पेशेंट है जो काफ़ी दिनों से बीमार है और वो सही नहीं हो पा रहा है। तब धीरेन्द्र नहीं, उनके पिताजी जवाब देते हैं, हर एक बीमारी का नाम बताते हैं जो उनके पास में दवाई थी, पुड़िया बना कर रखती थी। और तब उनको घर के अंदर लिया जाता है। छोटा सा घर जो बाहर में देखने में छोटा सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, घर बड़ा विशाल दिखता है। उसमें रोशनी भी होती है। रोशनी ऐसी थी कि नज़र नहीं आ रही थी कि आखिर जल क्या रहा है। बिजली तो थी नहीं जंगल में, तो आखिर रोशनी का सोर्स क्या था। बड़ा अद्भुत लग रहा था। जो धीरेन्द्र जी थे ना, अब चारों तरफ निगाहें फैला कर देख रहे थे कि भाई बाहर से देखने में तो एकदम छोटा सा घर लग रहा था, और अंदर आके ये बड़ा विशाल हो गया। इसके पीछे भी घर दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है। तब तक वो लड़की और उनके जो पिता थे बुजुर्ग, अब उनको अब कुछ कपड़ा लत्ता देते हैं कि आप लोग अपने कपड़ा पड़ा भीगा हुआ है, इसको बदल दीजिए और ये वस्त्र को धारण कीजिए, और आपके लिए हम गर्म दूध का इंतज़ाम करते हैं, आपको लग रहा है कि सर्दी ना लग गई हो। अब एक तरह से नया कपड़ा देते हैं पहनने को, और फिर लड़की दूध भी लेके आती है, सेवा भाव करती है। और इसके बाद कहती है कि हाँ, अब क्या आप हमारा एक काम कर सकते हैं। धीरेन्द्र के पिता से लड़की बोलती है, कहते हैं कि हाँ ज़रूर कर सकते हैं, आपने हमारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार किया तो हम भी आपके लिए करेंगे, बताइए करना क्या है। तब कहती है कि हमारे पास जो बताया था ना कि एक पेशेंट है, बीमार है, उसको सही करना है। वो मेरी सगी बहन है और काफ़ी लंबे अरसे से वो बीमार चल रही है। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वो सही नहीं हो पा रही है।
अगर आप अब उसको सही कर सकते हो तो समझ लो कि आपकी किस्मत खुल गई है, आपकी लॉटरी लग गई है, हम आपको माला माल कर देंगे। धीरेंद्र उस लड़की के तरफ देख रहे थे। लड़की भी खूबसूरत थी, देखने में अब खूबसूरत और जवान भी थी। और ये बात समझ करके अपने पिता की तरफ देखते हैं, मतलब इशारा कर रहे थे कि अरे चलो ना, आप करो ना इसका काम। और तब धीरेंद्र के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, बताओ वो पेशेंट कहाँ पर है। और तब लड़की कहती है इसी घर में है, लेकिन सिर्फ आप चलेंगे, आपका लड़का यहीं पर रहेगा और यहीं पर अब इसको जो भी खाना पीना सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप उस जगह चलेंगे जहाँ पर मेरी बहन बीमार है। धीरेंद्र जो हैं राजी हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं ठीक पिताजी, मैं यहाँ पर रहूँगा, और वैसे भी मैं भी कोई डॉक्टर तो हो नहीं, कोई वैद्य तो हो नहीं, और मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है, तो ये काम आप ही कर लीजिए। आप धीरेंद्र के पिता उस लड़की बुजुर्ग के साथ जो एक बंद दरवाज़ा था उसको खोलते हैं। अब इसके बाद वो चलने लगते हैं। अंदर जाते हैं तो लंबा सा गलियारा दिखाई देता है। मतलब देखने से बाहर में जो छोटा सा घर दिख रहा था वो तो जैसे लंबा सा घर होता जा रहा था, गलियारा पर गलियारा दिखाई दे रहा था। और अंदर जाते हैं तब एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है। हवेली में तरह तरह का अब चीज़ें लगी हुई है, शानो शौकत वाली पलंग बिछा हुआ है, और उस पलंग पर एक लड़की लेटी हुई है। वो भी अपनी बहन की तरह खूबसूरत लग रही है, जो देखते हैं धीरेंद्र के पिता, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। तब वो लड़की कहती है यही मेरी बहन है और काफ़ी दिनों से बीमार पड़ी हुई है, इसके लिए हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई भी इसको सही नहीं कर पा रहा है। देख लीजिए, अगर आप लोग सही कर देते हैं तो हम आपको खुश कर देंगे, माला माल कर देंगे। धीरेंद्र के पिता अब उसको नब्ज देखते हैं, उसकी आंखें देखते हैं। अब पुराने जो वैद्य होते हैं ना, नब्ज पर ज़्यादा चलते हैं, आज भी चलते हैं, नब्ज से बीमारी को पता कर लेते हैं। और दूसरा बात, आँखों को देख करके भी बीमारी को पता लगा सकते हैं, जुबान देखते हैं, और इस तरह सारे चेक करते हुए बीमारी को पता लगा लेते हैं। और कहते हैं कि हाँ, ये बीमारी तो है, कठिन तो है, लेकिन इसका इलाज है। लेकिन अभी इसके पास, मेरे पास में दवाई नहीं है, दवाई मुझे बनानी पड़ेगी। ये जो बीमारी है ना, लाखों लोगों में से एक में आता है। धीरेंद्र के पिता सब कुछ बताते हैं। और तब लड़की कहती है कि फिर करना क्या होगा। और तब धीरेंद्र के पिता कहते हैं कि हमें औषध को खोज करना पड़ेगा। और जंगल में औषध मिल जाता है, हाँ थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और तब लड़की कहती है कि ठीक है, आप ये काम को करिए और जो भी होगा हम आपको खुश करके रखेंगे। अगर हमारी बहन उठ जाती है, बिस्तर से उठ जाती है, चलने फिरने लगती है, तो हम आपको जो कहोगे, जो मांगोगे, हम सब कुछ करेंगे। धीरेंद्र के पिता जो थे ना, अब वो लोग लौट के आ जाते हैं बैठक में जहाँ पर धीरेंद्र बैठे हुए थे। और धीरेंद्र अब देख रहे हैं कि मामला क्या हुआ, क्या पिताजी इलाज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपने पिताजी से पूछते हैं कि क्या हुआ पिताजी, इस लड़की के अब बहन को आपने देख लिया। और तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा, मैंने देख लिया, वो इसका इलाज तो है, लेकिन अभी मेरे पास में नहीं है। इसके लिए हमें जंगल में उतरना पड़ेगा, औषधि को ढूंढना पड़ेगा, अब मैं फिर दवाई बनाऊंगा, तब ये सेहतमंद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन दवाई नहीं है मेरे पास में। तब लड़की कहती है कि ठीक है, आप उस दवाई का कुछ फार्मूला बताइए, कैसा है देखने में, औषधि कैसा है। आप तो बुजुर्ग हैं, जंगल में अब इस टाइम जा नहीं पाएंगे, आप भीग जाएंगे, बरसात भी हो रही है और तरह तरह की समस्या भी हो सकती है, तो आप हमें बताइए। हाँ, उसका एक रखे थे सिंपल पीस, पत्ता था उनके पास में, और वो पत्ता दे देते हैं लड़की को। देखिए, यही वो चीज़ है जिसको आपको ढूंढ कर लाना है। और इसमें जो खुशबू है ना, वो बड़ा मोहक निकलती है। ऐसा लगता है कि परफ्यूम कहीं पर इत्र लगा हुआ है। जब आप इसको टच करेंगी, छुएंगी, मसलेंगी, तब इसमें इत्र जैसी खुशबू निकलती है। इसी को लेके आना है, इसके बाद हम दवाई अब बना देंगे। लड़की अब धीरेंद्र की तरफ देखती है, कहती है कि आप मेरे साथ में चलोगे, आप भी तो जानते होंगे इसके बारे में। धीरेंद्र कहने लगे कि हाँ,
बस मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक बार मैं पिताजी के साथ में गया था, बहुत साल पहले, और तब मैं इस चीज़ को देखा था। मैं चल सकता हूँ आपके साथ में। धीरेंद्र अब लालच में फंस गए थे कि अगर ये लड़की सही हो जाती, इसकी बहन सही हो जाती है, आज जैसे ही बोलती है कि हम धन दौलत देंगे, आप लोगों को खुश कर देंगे, तब तो मेरा कपड़े की दुकान खुल ही जाएगा। शायद ईश्वर ने हमारी सुन लिया है। जवान लड़की अब वहाँ पर आधी रात हो चुकी है। खाना पीना खाने के बाद में और धीरेंद्र से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं और जंगल में तलाश करते हैं। और तब धीरेंद्र कहते हैं कि अभी तो रात हुई हुई है। लड़की हंस के कहती है कि आपके लिए रात हुई होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है। आप मेरे साथ में चलिए और आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मुझे नज़र आएगा अब वैसे आपको भी नज़र आएगा। आप चिंता मत कीजिए। ना तो उसके पास में कोई टॉर्च था, ना रोशनी थी, ना लालटेन था। और धीरेंद्र को लेकर के वो जंगल में दरवाजे से बाहर निकल जाती है और धीरेंद्र के सर पर हाथ फेरती है। जैसे हाथ फेरती है ना, तो अंधेरे में धीरेंद्र को दिखाई देने लगता है, साफ साफ नजर आने लगता है। बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आपने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे कैसे दिखने लगा। और तब कहते हैं कि ये भी एक विद्या है। अगर ये विद्या सीखना चाहते हो तो ये विद्या में मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ये कोई जादूगरी नहीं है, एक विद्या ही है। इस विद्या को मैं भी सीखी हूँ, तुम भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, हम लोग कोई भूत प्रेत नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह से हैं। लड़की जो धीरेंद्र डर गए थे, अभी सब चमत्कार देख करके, अरे ये लड़की तो मेरे सर पर हाथ रखी और मुझे अंधेरे में दिखाई देने लगा, तो ये तो कोई जादूगरनी है, कोई ऐसी है। डर गए थे, लेकिन उनका डर को गायब कर देती है लड़की, समझा करके कि एक विद्या है, विद्या को आप भी सीख सकते हैं, कोई और भी सीख सकता है। और तब धीरेंद्र को लगता है कि हाँ, अगर विद्या है तो मैं भी सीखूंगा। मुझे कई बार अंधेरे में जाना पड़ता है, तो ये विद्या मेरे पास में होगी तो मुझे लालटेन की, टॉर्च की ज़रूरत तो नहीं होगी। अब इसके बाद दिखाई देने लगता है और धीरेंद्र उस लड़की के साथ जंगल में उतरते जाते हैं। तब तक बरसात जो थी ना, बंद हो चुकी थी। कभी कभी बारिश का बूंदे टपकती थी। अब इसके बाद वो लोग चलते जाते हैं, लेकिन जिस औषधि को ढूंढना चाहते थे, अब वो जल्दी से मिल नहीं रही है। बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। आखिरकार औषधि का पता नहीं लगता है। लड़की झुंझलाती है, आप तो उनके बेटे हो ना, तो आपको मालूम नहीं है कि औषधि किस जगह पर मिलती है। और तब कहने लगे कि हाँ, अब मुझे ध्यान आया, सांपों के इलाके में चलिए जहाँ पर सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। मुझे ध्यान आ गया पिताजी की बात। आपको मालूम होगा इस जंगल में सांप कहाँ रहते हैं, उसी क्षेत्र में ये औषधि मिलती है। लड़की घूर के देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम इतनी देर से जंगल में मुझे घुमा रहे हो और तुम ये बोल नहीं सकते थे? इतनी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, जंगल में पैदल चल रहे हैं, तो तुम ये बात तो पहले भी बोल सकते थे। क्या तुम अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो? तब धीरेंद्र बोलते कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ा हूँ और मुझे सब कुछ का ज्ञान है। अब एक तरह से लड़की उनके भोलेपन पर मुस्कुरा देती है और फिर अब उनको बात में लेकर के बातें करते हुए और वो लड़की सांपों के इलाके में चलती जाती है। और इतना भोलापन इनमें था, उस लड़की को मन बहलाते हुए जा रहे हैं। और घंटा डेढ़ घंटा चलने के बीच में अब दोस्ती हो जाती है। धीरेंद्र जी के साथ में उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। एक तो जो धीरेंद्र जी थे ना, मन में ऐसे कोई भाव रखते नहीं था और बिल्कुल साफ सुथरा मन के थे और जो बात बोलते थे अच्छी बात बोलते थे, भोलेपन जैसा बात करते थे, तो लड़की को वो पसंद आ गए थे। और तब उनके साथ में लड़की चिपक चिपक के चलने लगी। तो धीरेंद्र कहने लगे कि देखिए, आप थोड़ा अलग हटिए, आप लड़की जात हैं, मर्द के साथ में इतना चिपकना ठीक नहीं होता है, हमारे यहाँ पर बुरा मानते हैं। और देखिए, हमारे साथ में वही लड़की चल सकती है जो हमारी पत्नी बनने वाली हो या बन चुकी हो या फिर हमारी प्रेमिका हो। अब इसके अलावा कोई लड़की नज़दीक में पुरुष के चलना नहीं चाहिए। जो भी वो ज्ञान जानते थे अपना ज्ञान बघारने लगे। तब वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी प्रेमिका बन जाती हूँ। अब धीरेंद्र जी मुंह का खुला कर रह जाता है। खुला मुंह जो है ना, बंद ही नहीं होता है। अब डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो हम लोग मिले हैं
और हम तो प्रेम का मतलब भी नहीं समझते हैं, प्रेम कैसे होता है। तब लड़की कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, प्रेम कैसे होता है मुझे करना भी आता है और समझाना भी आता है। अब आप डरिए मत, हमारे साथ चलिए। अब इसके बाद चिपक करके लड़की चलने लगी, हाथ में हाथ पकड़ करके प्रेमिका की तरह, और घबरा रहे थे। धीरेंद्र जी थे ना, घबरा रहे थे कि देखिए ये गलत है, ये मेरे पिता को पता लगेगा ना तो मुझ पर नाराज हो जाएंगे। तब लड़की कहने लगी कि आप जब पिता को बताएंगे तब ना। तब धीरेंद्र कहने लगे कि मैं ये बात तो जरूर बताऊंगा। लड़की उनको डांटने लगी कि कैसे तुम अब जो व्यक्ति हो, इतना पढ़े लिखे हो, क्या तुम्हें इतना अक्ल नहीं है कि जो लड़का लड़की है अकेले में बात करते हैं, मिलते हैं, प्रेम करते हैं, ये बात बड़ों को थोड़ी बताया जाता है। धीरेंद्र को सब कुछ बताने लगी। अब धीरेंद्र को भी अब आनंद आने लगा, उस लड़की की बातों में रुचि होने लगी। अब फिर वो सांपों के इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सांप बहुतायत पाए जाते थे। उनकी बाम्बी थी। अब बाम्बियों के पास में उजाड़ी निकलती थी जिससे ये दवाई बननी थी। वहाँ जाने के बाद अब धीरेंद्र पहचान जाते हैं कि हाँ देखिए ना, मैं सही बताया था ना, यहाँ पर देखिए सांप की बाम्बी भी हैं, ये केचुली सांप की नज़र आ रही है ना, जरूर यही है, यही है। और वाकई में लड़की उसको तोड़ती है पत्ते को और मसलती है तो उसमें वैसे ही इत्र की खुशबू अब एक महक निकलती है। वो इत्र की खुशबू धीरेंद्र भी पहचानते हैं और कहते हैं कि यही चीज़ है, हम इसको तोड़ते हैं। और कम नहीं चाहिए था, बहुत सारा चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो सांपों का इलाका था ना, ये ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं थी, जितना मात्रा में उनको चाहिए थी वो मिल नहीं पा रहा था। आगे आगे बढ़ते गए, लेकिन आगे जैसे लग रहा था कि झाड़ियाँ उग नहीं रही है। आखिरकार वो लोग एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर सांपों ने बहुत सारा केंचुली छोड़ी हुई थी। केंचुली हर तरफ निकले हुए दिखाई देती थी। तब वो लड़की कहती कि नहीं, हम इसके आगे नहीं जाएंगे, ये इलाका हमारे अंडर में नहीं आता है, इसके इलाका में हम अगर जाएंगे तो हमें जान का खतरा भी हो सकता है। धीरेंद्र जी कहने लगे कि हम इतनी दूरी तक आ गए हैं तो देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारे सांप की केचुली नज़र आ रही है, तो ये पेड़ जरूर निकला होगा। अब तो हम आ ही गए हैं तो फिर डरना किस बात का, चलिए औषधि लेके चलते हैं। अब धीरेंद्र जी के मन में तरह तरह के सपने चल रहे थे। प्रेमिका भी वो लड़की बन चुकी थी, ऊपर से दौलत भी देने वाली थी, तो उनके जो अरमान थे अब आसमान में उड़ रहे थे। लड़की उनको समझाने लगी कि देखो, जो इलाका है ना वो हमारे अंडर में नहीं आता है, इलाका दूसरे का है, एक तरह से दुश्मन आप समझ सकते हो। अगर हम गए तो वो लोग आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें पकड़ करके अब जेल में डाल देंगे, जैसे जेल होता है ना, आप वो ही समझ लो। अब फिर मैं उस जगह से निकल नहीं पाऊंगी और आप चाह करके भी मेरा मदद नहीं कर सकते। धीरेंद्र जी स्वास्थ्य शरीर था, कद काठी भी अच्छा था, दोहरा वदन था। कहने लगे कि आप घबराइए मत, आपने मुझे मेरे साथ में प्रेम किया है तो मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। आप ये काम कीजिए, मेरे साथ में चलिए, आगे आगे मैं चलता हूँ, आप पीछे पीछे आप रहिए। और हमें देखिए इतना तो मिल चुका है, बस कुछ और पत्तों की ज़रूरत है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और हम जल्दी से जल्दी पत्ते तोड़ करके निकल आएंगे। जब वो अंदर जाते हैं ना, लड़के उनके पीछे पीछे वाकई में साहस का परिचय दे रहे थे। लड़की मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक तरह से आशिक बन चुकी थी लड़की, उनके व्यवहार पर, भोलापन पर, जैसे वो बातें करते थे, दिल आ चुका था। आखिरकार वहाँ पर कोई ऐसा होता नहीं है, कुछ कारण नहीं होता है, अब रात के टाइम कोई नज़र नहीं आता है और पत्ते मिल जाते हैं, वो झाड़ी मिल जाती है। इसके बाद ज़रूरत भर से ज़्यादा धीरेंद्र जी और लड़की तोड़ लेते हैं। और जब वो चलने लगते हैं ना, तब उनको शोर सुनाई पड़ता है। शोर सुनते ही लड़की कांपने लगती है और कहती है, धीरेंद्र, अगर जान बचाना है तो भाग लो, नहीं तो तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं पकड़ी गई तो जिंदा नहीं बचूंगी, या फिर मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगी। उन लोगों को पता चल गया है कि मैं इस जगह पर हूँ। देखो ये शोर सुनाई दे रहा है ना, वही लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब जब शोर होता है तो वाकई अब उनको भी महसूस होता है कि आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि अभी सोचने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है। और वो लोग उस एरिया से भागते हैं, गिरते पड़ते। धीरेंद्र जी, लड़की उनको संभाल लेती है। अपने आप को तो हीरो समझते थे, लेकिन हीरोगिरी उस जंगल में निकल जाती है धीरेंद्र जी की।
कद काठी जरूर था पहलवानों जैसा, लेकिन फुर्तीली लड़की थी। उनको भी संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए अब उस एरिया से बाहर निकल जाती है। लेकिन धीरेंद्र जी थक जाते हैं, लड़की भी थक जाती है। वहाँ पर एक घर उनको दिखाई देता है। उस घर में वो लड़की उनको लेके जाती है, तो पूछते हैं कि ये घर किसका है। हाँ, तब लड़की कहती है ये हमारा सीमा है, हम इस सीमा पर आगे नहीं जा सकते। ये हमारे सीमा पर हमारे प्रहरी रहते हैं, रक्षक रहते हैं, ये उन्हीं का घर है, रखवाली करते हैं। लेकिन वो घर खाली था। हाँ, तब लड़की कहने लगी कि तुम्हारी नज़र में खाली है, लेकिन ये घर खाली नहीं है। चलो हम यहाँ वहाँ पर बैठते हैं, कुछ देर आराम करेंगे, हाँ फिर हम चलेंगे। उस घर में पहुँचने के बाद में लड़की कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और हम यहाँ पर आराम करेंगे। देखते ही धीरेंद्र जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस घर को खाली समझ रहे थे, उसमें से काले काले से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। और एक दो नहीं, 10-12 लोग उस घर से निकल कर के और जंगल में फैल जाते हैं। ये देख करके हालत ख़राब होगी धीरेंद्र जी की। कहने लगे कि ये कौन सा जादू है, ये कैसे आपने किया। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी ये भी एक तरह का विद्या है, ये विद्या भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, चलो अब आराम कर लेते हैं। इसके बाद वो लड़की धीरेंद्र उस घर में आराम करने लगती है। नज़दीकी मामला होता है तो धीरे धीरे लड़की का मन भी अब धीरेंद्र जी के प्रति आकर्षित होता है। धीरेंद्र के बगल में लेटती है, बालों में अब हाथ फेरने लगती है। अब आग दोनों तरफ से सुलग रही थी। धीरेंद्र भी चाह रहे थे कितनी खूबसूरत लड़की है, अब तो मेरी प्रेमिका बन गई है, तो आप काहे के लिए डरना। वो भी अपना इच्छा पूरी करना चाहते थे और आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। आखिरकार अब अपना जो कामना है दोनों लोग पूरा करते हैं। इसके बाद सुबह हो जाना चाहिए था। धीरेंद्र जी को अब ऐसा अनुमान था कि अब तक तो सुबह हो जाना चाहिए था, लेकिन सुबह नहीं होता है। तब लड़की कहती कि चलो हम घर वापसी चलें, अब ये हम पत्ता आपको पिताजी को देंगे और तब ये अवसर तैयार करेंगे। आखिरकार वो लोग वहाँ से चलते हैं। धीरेंद्र जी कहते हैं कि इतना टाइम हम लोग को जंगल में अब हो चुका है, अब तक तो सुबह हो जाना चाहिए। लड़की हंस के कहने लगी हाँ सुबह होगा, लेकिन अभी टाइम है, जब तक हम घर नहीं पहुँच जाएंगे ना सुबह नहीं होगी। इसका मतलब वो समझ नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों है। आखिरकार वो लोग अपने घर में सुरक्षित पहुँच जाते हैं। धीरेंद्र भी खुश थे, लड़की भी खुश थी, दोनों में प्यार हो चुका था। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो सारा जो औसत लेके आए थे अपने पिता को देते हैं धीरेंद्र जी कि देखिए पिताजी इतना सारा हमें मिला, सांपों के इलाके में मिला। अब मुझे तो ध्यान नहीं था, लेकिन आपने बताया था एक बार, आज तब मेरे दिमाग में बैठा हुआ था और तब हम सांपों के इलाके में चले गए। सब कुछ बताएं, लेकिन अपने प्रेम प्रसंग का और वो जो बातें थी, वो कौन थे लोग, हम सीमा पार गए थे, वो बात को लड़की ने मना कर दिया था कि ये बातें अपने बड़ों से नहीं बताना चाहिए, हम आपस में समझ लेंगे। आखिरकार उनके पिता अब वो जितना पत्ता था अब उसको कूट करके और दवाई बनाने लगते हैं। और दवाई आखिरकार उस लड़की को नाक में डाला जाता है। पहली खुराक में तो कुछ नहीं होता है, हर खुराक 4 घंटा पर देना था। मतलब वहाँ पर कितने दिन धीरेंद्र और उनके पिताजी थे, कितने दिन तक उस घर में रहे थे, उनको तो ज्ञात ही नहीं था। उनको लगता था कि बस अभी अभी कुछ देर पहले, एक दिन पहले या रात में हम लोग अभी रात में ही चल रहे हैं। आज जो औषधि थी ना, अब हर 4 घंटा पर नाक में डालते थे और फिर नाड़ी को देखते थे और कहते थे कि हाँ अब पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन जब बाहर झांकते थे ना तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। और तब पूछते थे ये अंधेरा बाहर में क्यों नहीं, सूरज क्यों नहीं निकलता। लड़की कहने लगी कि देखिए ये जो बारिश का टाइम है ना, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हम लोग जंगल में हैं। अब धीरेंद्र के पिता पूछना चाहते हैं कि आप लोग इस जंगल में कैसे रहते हैं, इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ अंदर में कैसे हैं। लेकिन लड़की टाल जाती है, कहती है कि आपको इस बातों से मतलब नहीं होना चाहिए, आप मेरी बहन को सही करो, अब बदले में हम सब बहुत सारा आपको धन देंगे, बहुत कुछ देंगे आपको। इलाज चलने लगता है, सब कुछ भूल भाल करके और इलाज शुरू हो जाता है। आखिरकार वो लड़की का रंग अब बदलने लगता है, जो पीला पड़ी हुई थी रंगत लौटने लगती है, अब उसकी रंगत गुलाबी होने लगती है। अब फिर कुछ खुराक नाकों में टपकाने के बाद
जो बैद जी थे यानी धीरेंद्र के पिता कहते हैं कि बेटी अब तुम उठ जाओ, अब तुम अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हो। अब वास्तव में घर के लोग जितने भी थे, वो बुजुर्ग, वो लड़की और भी लोग थे, देख करके खुश हो जाते हैं। वाकई में धीरेंद्र के पिता ने कमाल कर दिया था। अब इसके बाद जो बूढ़ा था ना, बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है कि आपने मेरी बेटी को एक तरह से स्वस्थ कर लिया। अब मेरी बेटी तो ना जाने कब से पलंग से नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। चेहरा दिन पर दिन पीला होता जा रहा था, जैसे लग रहा था कि रक्त की कमी हो चुकी है। हम लोग तो अब एक तरह से परेशान हो चुके थे। हम तो समझ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने हमारी बहुत मदद की। इसके बाद ऐसे ऐसी चीज़ देते हैं, सोना चांदी का जेवर देते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं, तरह तरह की पकवान, मिठाइयाँ, आप ड्राई फ्रूट, पूरा उनकी पोटली भर देते हैं। आप लौट जाइए। धीरेंद्र जो लड़की से प्यार हुआ था, एकांत में अब कुछ क्षण के लिए मिलते हैं। कहते हैं कि देखो, हमारे यहाँ पर जो प्रेमिका होती है ना, वो पत्नी बन के रहती है, तो तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी। भोलेपन थी ना उनके अंदर में। अब ऐसा सवाल करते हैं। तब लड़की कहती है हाँ हाँ, मैं आपकी पत्नी जरूर बनूंगी, और मैं पत्नी तो बनी चुकी हूँ उस रात में, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पत्नी को ऐसे ही बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ फंक्शन वंक्शन नहीं होता है। लड़की समझाने लगी, कहने लगी कि आप अपना घर लौटो, और हम टाइम टू टाइम देख करके आपको हम लेने के लिए आएंगे, और हम जंगल में जाएंगे, और फिर अपना शादीशुदा ज़िंदगी को बिताएंगे। हम आ जाएंगे आपके घर पर रात को, जब आप सोएंगे रहेंगे ना, तब हम आपको जगाएंगे, और फिर हम जंगल में लौटेंगे, सारी रात जंगल में बिताएंगे, और सुबह आपको घर में छोड़ जाएंगे। आप खुश हो गए थे, धीरेंद्र बड़ा मस्त हो गए थे। ये बात अपने पिता को नहीं बताते हैं, लेकिन पिता उनका बहुत खुश थे। इतना धन दौलत मिल गया था कि बेटे का सपना तो बिल्कुल पूरा हो सकता था। और इसके बाद वो लोग लौटते हैं, जंगल से निकलते हैं। तब तक अंधेरी रात थी। लड़की उनको छोड़ने के लिए अब उस जगह पर आती है जहाँ से वो लोग भीगे हुए थे, उस पेड़ के पास में आती है। कहती है कि आप यही सीधा रास्ता पकड़ करके कुछ ही देर आप चलेंगे ना, तो आपको खुला मैदान दिख जाएगा, बिल्कुल आपको उसी माहौल में आपको मिल जाएगा। अब वो लोग वही करते हैं, लेकिन प्रेम भरी नज़रों से अब धीरेंद्र जी उस लड़की को कहते हैं कि आज रात आओगी क्या। मन में इच्छा थी। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि पहले घर तो पहुँचो, फिर मैं देखती हूँ, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें अब लेने आ जाऊँगी। धीरेंद्र जी उनके पिता उस जंगल से निकलते हैं, और जैसा लड़की ने बताया था, जो रास्ता बताया था, सही में उनको जंगल से बाहर निकाल देता है। आप लोग दूसरी जगह पर क्यों जाएं? इतना उनका सोना चांदी मिल चुका था, तरह तरह का मिष्ठान, पकवान, कपड़े लत्ते, बर्तन, सब कुछ उनका पोटली भरा हुआ था। खुश थे बाप बेटे दोनों मस्त, साइकिल चलाते हुए, और बाहर निकलते ही, उस जगह से, जंगल से निकलते ही, जो अंदर में अंधेरा था, जैसे लग रहा था कि रात का टाइम है, और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो मस्त धूप निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है, दोपहर का टाइम है। जिस टाइम में वो जंगल में प्रवेश किए थे ना, अब वही टाइम होता है। अब उनको मालूम नहीं होता थी कि कितना दिन हम उस जंगल में, उस घर में बिताए हैं, कुछ मालूम नहीं होता है। दाढ़ी बड़ी होती है, अब दाढ़ी से अनुमान लगता है कि हाँ, कुछ टाइम तो ज़रूर वहाँ पर एक आध दिन हमने ज़रूर बिताया है। इसके बाद वो घर लौटते हैं। अब इतना सारा, अब सोना चांदी, तरह तरह का पकवान, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट वगैरह दे करके धीरेंद्र के माताजी कहती कि इतना कुछ तो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया, आप किसके घर गए थे। धीरेंद्र के जो पिता थे ना, खुश होकर के बताने लगे कि हम एक ऐसी जगह पहुंचे थे जंगल में, ये घर धीरेंद्र ने ढूंढा था, देखो इसका सपना अब पूरा होने वाला है। इतना धन दौलत मिला है ना, हम इसको बेच करके और धीरेंद्र के लिए इसका सपना पूरा करेंगे। हम शहर में अब एक दुकान बड़ा सा खरीदेंगे, कपड़े का व्यापार करेंगे। इसका सपना मैं तोड़ना नहीं चाहता। और आखिर में अब उस रात घर में एकदम खुशहाली। धीरेंद्र अपना रात में कमरे में सोते हैं, मन ही मन उस लड़की को अब चाहते थे, अब प्रेम करते थे। उनको लगता था कि अब रात तो हो गई, अभी तक लड़की नहीं आई, अब आधी रात होने वाली है, लगता है लड़की भूल गई है, अब नहीं आएगी। धीरेंद्र जी सो जाते हैं।
अब इसके बाद जब उनकी आँख खुलती है ना, तो एक कमरे के अंदर में पाते हैं, लेकिन कमरा उनके घर का नहीं, कोई और कमरा होता है। और चारों तरफ देखते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और जंगल के अंदर में घर बना हुआ है। लड़की उनको जगाती है, नींद से जगाती है। देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं। आप, मैं तो कब से आपको याद कर रहा था। और याद करती हुए सो गया। तब लड़की कहती कि हाँ, मुझे मालूम था कि तुम याद कर रहे थे, तुम मेरे सपने देख रहे थे। देखो मैं आ गई ना। अब इसके बाद उसी घर में लोग अपना प्रेम प्रसंग करते हैं। इसके बाद रोज की कहानी बन चुकी थी। उनके साथ में ऐसा ही होता था। धीरेंद्र अपने कमरे में सो जाते थे और उनको होश भी नहीं होता था कि कब वो जंगल वाले कमरे में पहुंच गए। लड़की के साथ में प्रेम करते और जब उनकी आंख खुलती फिर सोते, और जब उनकी आंख खुलती तो अपने घर में अपने बिस्तर पर पाते थे। ऐसा ही चलने लगा था। इधर उनके पिता शहर में अब एक बड़ा सा दुकान का जगह देख लिए और अच्छा खासा पैसा था, दुकान बनवाने लगे। और फिर इसकी ड्यूटी धीरेंद्र को लगा दिया कि बेटा अब तेरा ही सपना है, तू अपना सपना पूरा कर। अब वहाँ पर, अब गांव से शहर दूर था। अब इसके बाद धीरेंद्र जी मुश्किलों में अब पड़ चुके थे। मुश्किल ये थी कि अब घर पे तो थे नहीं, और लड़की उनके घर में लेने के लिए आती थी। अब वो शहर में थे, किराए के मकान में रहते थे, अपने दुकान का अब काम करवा रहे थे, लेकिन रात को याद करते थे। लेकिन कमाल की बात थी, जो लड़की रात को उनके घर में आ जाती थी लेकिन शहर में नहीं आती थी। अब एक तरह से लड़की के वियोग में तड़पने लगे थे कि कब मैं अपने घर जाऊं, लेकिन पिता से डरते भी थे। अब घर का जो समस्या था वो तो पिता देख रहे थे, और दुकान का जो भी काम था अब सब कुछ धीरेंद्र के जिम्मे आ गया था। आखिरकार तय वक्त के बाद अब उनका दुकान बन जाता है। और इसके बाद उनके पिता आते जाते रहते हैं। अब इसके बाद जब दुकान पूरा कपड़ों से भर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, और तब वो अपना घर लौटते हैं। घर तो दिन में कई बार जा चुके थे, लेकिन रात को अब उनको दुकान के आसपास ही रुकना पड़ता था, और उसी जगह पर। और एक रात तो अपना घर पर भी रुके थे, वहाँ पर अब उस लड़की को याद भी किए थे, लेकिन लड़की नहीं आई। तब उनको लगा कि शायद अब मैं दिल से याद नहीं किया था, या मैं काफ़ी दिन तक दुकान पर रहा, और तब शायद लड़की मुझे भूल गई होगी। और सच कहें, धीरेंद्र जी बताते हैं कि उसके बाद से वो लड़की मुझे कभी मिली ही नहीं। मैं उसको ढूंढने के लिए जंगल में काफ़ी दूर तक गया था। ना तो मुझे वो इलाका दिखा जहाँ पर धुआं उठता हुआ मुझे घर दिखाई दिया था, और ना वो ऐसी पेड़ पौधे मुझे दिखाई दिए। वहाँ तो अब दिन के टाइम में गया था तो थोड़ा बहुत ज़रूर उजाला होता था। ना वो अंधकार दिखाई दिया, ना वो बुजुर्ग दिखाई दिए। ऐसा कोई चीज़ हमें नज़र ही नहीं आया था। आखिरकार धीरेंद्र जी कई बार कोशिश कर लिए थे कि मैं उस घर तक पहुंच जाऊं जहां पर पहली बार उस लड़की से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस जंगल में वो घर दिखता ही नहीं था। हर तरफ अपने दोस्तों के साथ गए, पैसे खर्च किए कि चलो उस घर को हम पता कर लें, लेकिन वो घर को पता नहीं कर पाए। आखिरकार उनकी शादी हो जाती है, पत्नी आती है, आप फिर अपने पारिवारिक समस्या में अब एक तरह से उलझ जाते हैं। और इसके बाद से उस लड़की को खोज खबर भी नहीं लेते, ना लड़की उनके पास में कभी आती है। लेकिन इतना सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ था कि उनका जो गरीबी थी ना, वो बाहर हो चुकी थी। सब कुछ चमक गया था, घर से लेकर के और दुकान तक। जो लोग भटकते रहते थे इस गांव से उस गांव पुरानी साइकिल लेकर के, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, नवीन जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपनी आप बीती, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।